अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटामिन डी। इसमें हम कंप्लीट विटामिन डी का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, सोर्सेज, उसके बाद जो जितने भी उसके डेफिशिएंसीज, उसके बाद हाइपर विटामिनोसिस या उसकी ओवरडोज, टॉक्सिसिटी, जितनी भी हर चीज़ कंप्लीट पढ़ लेंगे अच्छे से। इन सब के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का जो ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट लाजमी करें। सो देख सकते हैं आपको कितने इजी नोट्स हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ से ही प्रिपरेशन करें। आपके जो जितने भी पेपर्स हैं वाइटामिन्स के स्पेशली, क्योंकि वाइटामिन्स मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। तो जितने भी आपके जो नोट्स हैं ना, जो वाइटामिन्स के यहाँ मिल रहे हैं, आप लेक्चर ये लें या ना लें, वाइटामिन्स आप यहाँ से प्रिपेयर करें, आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। विटामिन डी। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन विच इज़ सीरोस्टिरोल। ठीक है, ये एक लफ्ज़ है, इसको आप गूगल से सर्च कर लें या आप ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा, ये भी एक कंपाउंड टाइप है सीरोस्टिरोल, जैसे स्टीरॉयड वगैरह होते हैं ना, उसी की तरह। ठीक है, तो सीरोस्टिरोल ना, ये हार्मोन्स का, ये भी एक हार्मोन की तरह है। इसलिए अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह ये वाइवा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा कंपाउंड है जो हार्मोन लाइक है, वो विटामिन डी है। ठीक है, वो क्यों है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टीरोल, क्योंकि स्टीरोल या स्टीरॉयड वगैरह के ग्रुप का है। डैट मेक विटामिन डी, जो विटामिन डी बनाता है इटसेल्फ, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हार्मोन लाइक। ये इसके है, ये क्यों हार्मोन लाइक है। वैसे ये आता नहीं कि हार्मोन लाइक क्यों है, बस ये पूछते हैं कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन डी। इसका अदर नेम है जो है कैल्सीफिरोल। ठीक है, जो आगे हम इसके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह भी, जो इसकी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं आगे। जो विटामिन डी है ना, इसकी टोटल 5 एक्टिव फॉर्म है। कितनी? 5। विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D4 और विटामिन D5। जो विटामिन D2 और विटामिन D3 है ना, ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है जो हमने पढ़नी है, यही हमारे सिलेबस में है। जो विटामिन D2 है ना, इसको प्रो विटामिन D2 भी कहते हैं या प्रो विटामिन D3 इसको कहते हैं। ठीक है, प्रो विटामिन या विटामिन दोनों तकरीबन सेम ही है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये है प्रो विटामिन D2, इसका पूरा नाम है एर्गोकैल्सिफिरोल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन रिंग, फिर ये बेंजीन रिंग, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, फिर यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड, देन ये देख लें CH, CH3, CH। ठीक है, तो अगर मैं आपको जैसे मैं लेक्चर में आपको बनाकर दिखाया था स्ट्रक्चर, इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ, लेकिन स्पीड से बनाऊंगा। पिछला लेक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो ये अच्छा, स्ट्रक्चर का ये नहीं होता कि आपने ये ज़रूरी है कि आपने इतने साफ़ ही बनाने हैं या आपने बिल्कुल क्लियर कट बनाने हैं। तो इसका ये होता है कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना दें कि जो देखने के काबिल हो, फिर भी काम चल जाता है। कुछ जो होते हैं लोग, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक तो आपका होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इतना हो कि पढ़ने के काबिल हो। यहाँ पे मेरी पेज ऊपर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया। यहाँ से ये 5 कार्बन रिंग हो गया, यहाँ से आपने उठाना है CH3 को। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे है, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है OH, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आधा आपका स्ट्रक्चर रेडी। ठीक है, इतना आपने D2 और D3 दोनों में बनाना है। ठीक है, देन आ जाता है आपका यहाँ से निकलना है CH, यहाँ पे आना है CH3। ठीक है, देन आपका CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आता है आपका CH3 और CH3। मेन जो डिफरेंस है ना D2 और D3 में, इन दोनों के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो मेनली यहाँ पे ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये बनाना आ गया, आपको तकरीबन दूसरा भी आ जाएगा। ये आप स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको स्ट्रक्चर ये पक्का होगा। तो
स्क्रीनशॉट ले लें, देन आगे चलते हैं। आपके नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। वैसे ये D2 का था एर्गोकैल्सिफिरोल का स्ट्रक्चर। अब ये देखें ये D3 का है कोलीकैल्सिफिरोल। देखें उस तरह ही है सब कुछ, ठीक है। बस यहाँ पे वहाँ पे क्या था, CH डबल बॉन्ड C, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था और इसका H यहाँ पे चले गया था। इसी तरह इस तरह यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है, CH2 CH2 CH2, ठीक है। बस ये छोटा सा फर्क है इन दोनों में। जितनी आप इनको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही होगा। स्ट्रक्चर तो कोई आपको इतना समझा नहीं सकता, बस ये बता सकते हैं कैसे लिखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में बन जाए। तो इसके जो सोर्सेज है प्लांट में आया था मशरूम, वाइट बीन्स, ऑरेंज जूस और सोया बीन्स। उसके बाद जो एनिमल है इसके सोर्सेज आ जाते हैं फिश, मीट, चीज़, बटर, एग। इसके जो आगे फंक्शन है ना इतने, इसका जो विटामिन डी का मेन फंक्शन है ये बोन्स के लिए होता है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद ये पीएच जो है हमारे अंदर जो वो कम करता है स्पेशली जीआईटी में। तो उसके बाद एक और इसका फंक्शन है इम्पोर्टेंट कि ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करवाता है अपना कैल्शियम की, उसके बाद फास्फोरस वगैरह की। इसके चले आप फंक्शंस पढ़ते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फास्फेट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ब्लड। इसने डिसाइड करना है कि हमारे ब्लड के अंदर ये इन तीनों की मिकदार कितनी होगी। देन इसने हमारे जो कैल्शियम और फास्फेट को ऑब्जर्व करवाना है, इसकी मदद से ये इनकी ऑब्जर्प्शन होती है। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, इसने हमारे बोन्स के अंदर ना कैल्शियम जो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसने हमारी बोन्स को पक्का करना है, बनाना है, मजबूत करना है, हमारी बोन्स को मिनरल प्रोवाइड करने हैं विटामिन डी ने। उसके बाद इसके प्रॉपर फंक्शन है मसल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। देन आ जाता है हमारे पास लोअर पीएच इन कोलोन। कोलोन में ना काफ़ी ज़्यादा पीएच होती है उसकी। विटामिन डी हेल्प करता है कि उसकी पीएच को थोड़ा रिड्यूस करे। जिसमें विटामिन डी की कमी होती है उसकी कोलोन में काफ़ी ज़्यादा पीएच होती है, काफ़ी ज़्यादा एसिड होता है उसमें। तो देन आ जाता है हाइपर विटामिनोसिस डी या टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी या ओवरडोज ऑफ विटामिन सी। फर्स्टली आता है कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजी। उसके बाद थ्रस्ट, हाइपरकैल्सीमिया, यूरिनरी प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन आपको पता ही है, तो ये कब्ज वगैरह कहते हैं, वॉमिट, उल्टी वगैरह, डायरिया आपको पता है, नोजी आपको पता है। उसके बाद थ्रस्ट, प्यास लगना, हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना। हर चीज़ की ज़्यादती आपकी और हर चीज़ की कमी दोनों बुरी हैं। तो एक नॉर्मल लेवल रखना पड़ता है। तो अगर कैल्शियम भी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा फिर भी हमें नुकसान है। अगर हमें इसकी कमी हो गई है तो हमारी जो इसका मेन काम है हमारी बोन्स को जो मजबूत करना। अगर हमारी कैल्शियम की हमें विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी जो बोन्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। इसकी अगर जो डेफिशिएंसी डिजीज है ना वो मेनली टू है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। रिकेट्स क्या होती है, इसमें हमारी जो बोन्स है ना, बोन फॉर्मेशन उसका काम काफ़ी स्लो हो जाता है। और जो स्लो हो के बनता है ना तो स्लो रेट पे जो बनता है, फॉर एग्जांपल जो बननी थी पहले एक दिन में वो अब 2-3 दिन में बन रही है, एक ये हो जाता है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी जो बोन्स बनती हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और काफ़ी वीक हो जाती हैं। वहाँ यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होती है। हमारी जो बोन्स के अंदर जो मिनरल्स मौजूद हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर क्या है कि माइनर से एक्सीडेंट हुआ या आपने माइनर से कोई भी वज़न वगैरह उठाया या कुछ भी ऐसा किया ना तो आपकी बोन वगैरह में फ्रैक्चर आ सकता है। देन आ जाता है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। ये हमारे पास ना ओल्ड एज वुमेन है ना उनके पास होता है मेनली। फॉर एग्जांपल 45 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड की जो वुमेन है ना उसके अंदर हमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब ये क्यों होता है कि 45 ईयर्स के बाद ना हम जो वुमेन है ना वो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो कैल्शियम उसके अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो अगर वो उन्होंने कैल्शियम लेना भी हो ना तो वो आईवी रूट थ्रू इंजेक्शन लेती हैं वो कैल्शियम वगैरह। ये आपने बात याद रखनी है। उनके अंदर जब कैल्शियम की कमी है तो उनकी जो बोन्स है ना वो काफ़ी वीक हो जाएंगी, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन के अंदर से जो मिनरल वगैरह निकल जाएंगे और जॉइंट पेन वगैरह होगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने विटामिन डी को, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि 10 मिनट के अंदर पूरे जो
टॉपिक को कवर करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया है। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।